मैं हूं आपका मैं, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। धारावी का विकास यूं ही शुरू हुआ है या इसमें कोई खेल हुआ है, या गौतम अडानी जी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए पूरे महाराष्ट्र का गेम खेलकर, सरकार गिराकर, ये पूरे लैंड स्कैम करने के लिए गौतम अडानी को दिया गया है, या फिर ये कह लीजिए कि इसके अंदर और भी कोई खेल है क्या? उन तमाम खेलों को समझने के लिए आज हमारे साथ तीन ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को और धारावी को, महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज चर्चा उनसे करेंगे कि ये धारावी का प्रोजेक्ट धारावी करो के लिए बनाया गया था या इसका प्रोजेक्ट अडानी के लिए बनाया गया है। क्या इसका विकास धारावी से होने वाला है या धारावी के लोगों का होगा या अडानी का होगा? इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा की शुरुआत हम करेंगे वो राहुल गांधी जी के लेटर से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो उस मोहब्बत की दुकान से किसी को प्रेम पत्र गया है, उस प्रेम पत्र पर हम खास बात करेंगे। और ये प्रेम पत्र था इसी पर जब ये प्रेम पत्र जाता है तो अचानक इसी जवाब नहीं देते, उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस देते, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम इस पर चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता शकील चौधरी जी हैं और उसी के साथ साथ शिवसेना के प्रवक्ता आलम सर हमारे साथ हैं, और धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर हमारे साथ डॉक्टर जावेद मौजूद है। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम चौधरी साहब आपसे ही लेंगे कि ये प्रेम पत्र था क्या, ये लेटर क्या था, क्या बातें उसमें लिखी हुई थी? आफाक भाई, आप जानते हैं, आप धारावी के निवासी हैं, हम सब धारावी के निवासी, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं इस समय धारावी का क्या हाल है। आपने जिस तरह से पत्र से कहा, नेता विपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा में 3 फरवरी को ही अपना ये सारे सवाल रेस किए थे और 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे। ये सवाल कोई नया नहीं है। 2024 में विधानसभा और लोकसभा के बीच का जो एक मैनेजमेंट चुनाव आयोग द्वारा किया गया, उसी मैनेजमेंट को लेकर सवाल था। और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा वो रिकॉर्ड से सवाल था, सिस्टम से सवाल था। जिस तरह से दोनों चुनाव लोकसभा और विधानसभा के बीच में 5 महीने में जिस तरह से वोटों में खेल किया गया, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में कितना बेहतरीन इंडिया अलायंस का रिजल्ट महाराष्ट्र में कितना बेहतरीन था। जो बीजेपी ने यहां पर मात्र 5 महीने में इतना बड़ा गेम करते हुए 89% रिजल्ट निकाला, जो आप 5 महीना पहले 32% उसका परिणाम था। तो सवाल तो लाजिम बनता है कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसा कौन सा जिन्न निकल कर आ गया जो मात्र 5 महीनों में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए। तो वो परिणाम जो था, वो राहुल गांधी ने उसी परिणाम को मैच फिक्सिंग कहकर सवाल पूछा, क्योंकि वो परिणाम जनता द्वारा निर्वाचित परिणाम नहीं था, वो परिणाम था बेहतरीन मैनेजमेंट का परिणाम था। चुनाव आयोग द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था जो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने और भाजपा ने किया, और जिससे उनके अलायंस को बेहतरीन परिणाम मिला और आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। और उसी सत्ता के कारण आज ये धारावी पे जो ये संकट लगा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। 2022 में जिस तरह से अवैध तरीके से सरकार गिराई गई, उसमें भी कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो या जो लेन देन का मामला था, वो इन्हीं उद्योगपतियों के लिए, जिन उद्योगपतियों को मुंबई एकदम दिल खोल कर मुंबई एकदम लुटाया जा रहा है, मुंबई करों का शोषण किया जा रहा है, तो जगह जगह की जमीनें पूरे मुंबई में उठा के अडानी अंबानी को दी जा रही हैं। तो इन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए कैश से, दिए गए फंड से सरकारें गिराई गई, विधायकों को खरीदा गया। वही क्रम आगे बनाने के लिए, क्योंकि पता था हमारी पार्टी ने, हमारे अलायंस ने, सम्मान्य वर्षाताई गायकवाड़ जी जो यहाँ से विधायक हुआ करती थी, और सम्मान्य उद्धव ठाकरे जी जो वो हमारे सीएम थे, उन लोगों ने स्पष्ट कहा था कि अगर सरकार पलटती है तो पहले दिन का पहला निर्णय कोई आएगा तो धारावी का टेंडर आएगा। आलम भाई, अगला सवाल आपसे है मेरा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराने के कारण भी लिखे हैं और ये बताया कि धारावी का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो है अडानी को देने के लिए, गौतम अडानी जी को देने के लिए ही सरकार गिराई गई थी। आखिर क्या मामला था? क्यों पहले शिंदे जी को गिराया गया, फिर उसके बाद पूरी की पूरी सरकार उनकी बहुमत से लाई गई? वजह क्या थी, क्या था आपसी मामला? जैसा भी शकील भाई ने बताया कि राहुल गांधी ने जो भी डिमांड किया, उनका जायज डिमांड था और
उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के देने के बजाय देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं। धारावी बचाओ आंदोलन एक समिति काम कर रही है, उसके साथ शिवसेना पार्टी, कांग्रेस, एमवीए महाविकास आघाड़ी जोर से लगी हुई है। इसका पहला आंदोलन शायद आपने देखा होगा, उद्धव साहब ने अपनी निगरानी में किया था, जो बहुत अच्छा मैसेज गया था और धारावी के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था और उसकी आवाज ऊपर तक गई थी। बट धारावी डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। कैसे? ये स्कैंडल ऐसा है ना आफाक भाई कि इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए सबसे पहले तो बीएमसी का इलेक्शन रोका गया है, उसके बाद षड्यंत्र करके उद्धव सरकार गिराई गई, जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी उसको गिराया गया। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार गिराने का मकसद था कि धारावी प्रोजेक्ट उनको दिया जाए? डेफिनेटली धारावी प्रोजेक्ट तो बड़ा मुद्दा है, ऐसे महाराष्ट्र लेवल पे कई मुद्दे हैं। अच्छा, लेकिन उनमें ये बहुत बड़ी एक वजह धारावी डेवलपमेंट है, क्योंकि धारावी डेवलपमेंट जो है ना, धारावी इज द सेंटर ऑफ मुंबई सिटी, बीके भी नजदीक। हाँ, इसका नाम दिया जा रहा है धारावी रीडेवलपमेंट। ये रीडेवलपमेंट नहीं है, ये बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। रीडेवलप किसका होता? अगर आप बोलते हैं हम धारावी कर के लिए घर बना रहे हैं, हम पूरे धारावी वालों को घर बनाएंगे, उनको यहाँ रिहेबिलिट करेंगे, उसके बाद जो जगह बचेगी फिर सरकार प्लान करेगी उसका क्या करना है। यहाँ तो जिनका घर है, जिनको रीडेवलपमेंट करना है, उनसे बात ही नहीं हो रही है, उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। जो मैंने आपको हमेशा बताया कि इनकी बातें ऐसी होती है कि एक काम करते हैं, इनको हम विक्रोली पे शॉर्ट लाइन में डाल देते हैं, फिर वो नहीं है, इनको अक्सा बीच में डालते हैं, खाड़ी में सही रहेगा, फिर अचानक उनका मूड चेंज होगा, नहीं इनको डंपिंग ग्राउंड में फेंक देते हैं। तो मतलब मजाक कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? आपकी नीति क्या है? आप करना क्या चाहते हो? आपकी मंशा क्या है? एक नाथ शिंदे साहब को लाना वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था, यूज एंड थ्रो पॉलिसी थी, सिर्फ और सिर्फ धारावी के लिए। डेफिनेटली धारावी मैंने फिर बोला भाई को एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे और महाराष्ट्र लेवल पे बहुत सारे इश्यूज है। अभी आप बताइए, जो गोवंडी और देवनार का डंपिंग ग्राउंड है, उसको क्लीन करने के लिए 22,000 करोड़ का 2,000 टेंडर निकाला। क्या वजह है इसकी? और उसके लिए आपने कर लगा दिया, और वो भी टैक्स जो है पब्लिक दे, कहा कचरा क्लीन करने के उसमें आपने टैक्स लगा दिया। तो ये सारी आपकी सोची समझी रणनीति और पॉलिसी के तहत आप काम कर रहे हो। शिंदे साहब आए और टाटा बाय बाय हो गए, षड्यंत्र से स्टेट गवर्नमेंट आई और उनको हटा दिया गया। अब उनका कोई वजूद है? अब उनका कोई वजूद नहीं है, अब उनकी बीजेपी को जरूरत भी नहीं है। अब इन्होंने बीएमसी इलेक्शन क्यों रोक के रखा है कि बीएमसी का सारा फंड इनको यूज करना है, बीएमसी अपने हाथ में चलाना है, और आगे ऐसे कई काम है जो बीएमसी में अगर इनकी सरकार नहीं हुई तो काम रुक सकता है। इसलिए ये पूरी प्लानिंग से बीएमसी इलेक्शन पे भी काबिज होना चाहते हैं। तब तक ही ये अजीत पवार और शिंदे साहब को अपने साथ लेके रखेंगे, बाद में इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें धारावी लोग जो जिनका डेवलपमेंट होना है उनसे कहीं बात नहीं की जा रही है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कल ही आप भी वहां मौजूद थे, कल रात को आदित्य साहब विजिट किए काला किला हमारे सेना शाखा पे, और उन्होंने यही सारी बात बताए कि डेवलपमेंट किसका हो रहा है, धारावी कर का हो रहा है कि अडानी का हो रहा है। तो यहाँ पे सारी हकीकत घूम के आ रही है कि अडानी का डेवलपमेंट हो रहा है। अडानी इज अ बिजनेसमैन। जावेद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अडानी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ धारावी को एक अलग आकार देना चाहता हूँ, धारावी के लोगों का भविष्य सुधारना चाहता हूँ, मुझे इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे पास बहुत सारे पैसे। तो मैं ये आपके जरिए पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल भी है और जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे के लिए सिर्फ धारावी के भविष्य के लिए कर रहे हैं तो करोड़ों रुपया आप दलालों को क्यों दे रहे हैं? सरकार गिराने में लाखों करोड़ों अरबों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या आप बिजनेसमैन नहीं है? 100 रुपए की जगह लाखों रुपया आप कमाना नहीं चाहते हैं? क्या ये दिखाई नहीं देता लोगों को कि बीके किसी की और धारावी की जो जगह है वो सरकार के जरिए हड़प करना नहीं चाहते आप? क्या धारावी करों का विकास होगा या अडानी का विकास होगा इस धारावी के प्रोजेक्ट से? देखिए, अगर उनकी नीयत ये है कि मुझे धारावी के लोगों का विकास करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि धारावी के लोगों को धारावी से बाहर भेजने की बात क्यों हो रही है? बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है, एकदम सही। क्योंकि अगर आप धारावी के लोगों को धारावी से बाहर भेजना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि धारावी की वो जगह जो 7 रेलवे स्टेशन के बीच में मौजूद है, जो बीकेसी से नजदीक है, इसको आप बीकेसी 2 बनाना चाहते हो, वो जगह हड़पने के लिए इसको खाली कराना चाहते हो, और इसके लिए धारावी के लोगों को धारावी से आप बाहर भेजना चाहते हो। आप देख लीजिए आफाक भाई, धारावी के अंदर जो भी सोसाइटियां आज तक बनी है एसआरए के अंडर में या सुशाही प्रकल्प के अंडर में,
या राजीव गांधी झोपड़पट्टी पुनर्वसन के प्रकल्प के अंडर में आज तक अगर एक भी आदमी को किसी भी प्रकल्प के अंडर में डेवलपमेंट के नाम पे धारावी के बाहर अगर भेजा गया हो तो मुझे एक आदमी का नाम बता दो। तो सवाल यह पैदा होता है, जब आपको बढ़कर एफएसआई मिल रही है, आज तक किसी ने डेवलपमेंट के नाम पे धारावी के किसी आदमी को बाहर नहीं भेजा है, तो आप भेजकर उनकी जगह खाली करा के उनकी जगह को यूज करना चाहते हो, ये तो साफ नजर आ रहा है। और सवाल यह पैदा होता है कि आपका सीओ श्रीनिवासन कहता है कि हमको धारावी के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है जी। सबसे बड़ी बात सरकार की नीयत तो उसी दिन समझ में आ गई। आप समझो अफक भाई, दुनिया में कोई भी फैक्ट्री जब बनती है, कोई भी कंपनी अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर होती है, तो प्रमोटर का हिस्सा ज्यादा होता है क्योंकि उसको प्रमोटर बने रहना है। तो सरकार ने यहाँ तो 80% दे के खुद ही जो है प्रमोटर उसको बना दिया। तो यहाँ से सरकार की नीयत समझ में आ रही है, जिसका 80% हिस्सा होगा वो प्रमोटर बनेगा और प्रमोटर जो है वो जिसकी मेजोरिटी होगी वो डिसीजन लेगा। तो सरकार की नीयत यहाँ पर खुद ही है कि हम धारावी वालों का हाथ पैर काट के अडानी के हाथ में दे दिया गया है। आज एक बात बताओ, देश के अंदर लोकतंत्र है क्या राजतंत्र है? लोकतंत्र के अंदर अगर ये एक सीओ बयान दे रहा है मीडिया में कि हमको धारावी के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, एक परिवार के अंदर परिवार का मुखिया भी परिवार के लोगों से राय लेता है कि मैं ये करने जा रहा हूं, सही है गलत है। आज एक सीओ मतलब क्या? अपॉइंटेड सीओ। एक अपॉइंटेड सीओ किस तरह से ये बोल सकता है कि मुझे धारावी के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है? तो यानी ये आप आरोप लगा रहे कि सारे जज सरकार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे सीओ हो, चाहे श्रीनिवासन जी हो, ये सारे के सारे अडानी की जुबान बोल रहे हैं। डेफिनेटली आलम भाई ने अभी बताया ना कि बीएमसी का इलेक्शन अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, कहीं बीएमसी उनको डर है कि इलेक्शन हो गया तो बीएमसी हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो मैनेज कर ली है और वो मुद्दा भी उठ गया जी। और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब भी नहीं है। आनंद फानन इलेक्शन कमीशन ने पूरी पर्चियां बदली कर दी, उसको डिस्पोज कर दिया। तो उनको पता है कि अगर ये सरकार बन गई, बीएमसी में सरकार अगर इलेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है ये जीतने वाले नहीं है, महाविकास आघाड़ी आ जाएगी। तो उनका जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं नाक में रस्सी ना पड़ जाए, इसलिए ये भी डर है उनको। ये भी मेरा अगला सवाल है चौधरी जी, आपसे मेरा अगला सवाल कि राहुल गांधी पूछते ईसी से, इलेक्शन कमिश्नर से, जवाब देवेंद्र फडणवीस क्यों देते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों देते, बीजेपी के सरगना क्यों देते हैं? अफाक भाई, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। सरकार क्या है? सरकार संस्था चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं या जो उस पे कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, सब पेरोल पे होते हैं। पेरोल कहाँ से आता है? पेरोल का पैसा कहाँ से आता है? वो हम टैक्स पेयर का ही पैसा होता है जिसके द्वारा संचालित की जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वो संध्या के घेरे में है तो समझ जाइए पूरा लोकतंत्र एक सवालिया निशान। लोकतंत्र रहा कहाँ? नहीं चौधरी जी, रहा कहाँ जबकि मोदी जी ने, अगर इसी को चुनता कौन है? इसी को चुनने का प्रावधान ये था कि एक अपोजिट पार्टी होगा, एक सत्ता दल होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। हाँ। जब इन्होंने जज को ही निकाल दिया, अब उसमें कौन अपोजिट वालों की बात सुनेगा? इसी का चयन वही करेगा जिसके हाथ में पट्टी। अफाक भाई, मैं आगे आपको सवाल पे ला रहा हूँ। जो सवाल था राहुल जी का, हमारे नेता विपक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी का जो सवाल था वो यही सवाल था कि अगर 2024 में मई में चुनाव होते हैं और उसमें वोट होता है, आप 2024 नहीं 2019 में, 2019 से 2024 तक के बीच में पांच साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं और मात्र 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ जाते हैं? ये सवाल का जवाब कौन देगा? और अगर ये बढ़े तो ये वोटर कहां से आए? ये वोटर कौन है? इनका और इलेक्शन कमीशन का जवाब देने का जो दायित्व इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठा नेता विपक्ष, देश का सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष। आपसे सवाल तो उठते हैं ना कि अगर जो वोटर बढ़ते हैं तो वो रात में क्यों 7 बजे के बाद वोटिंग क्यों होती है? और अगर 7 बजे के बाद वोटिंग होती है तो सवाल जायज है कि आप बताओ कि कौन लोग थे, कैसे दिए, और 18 साल के उम्र के ज्यादा लोग थे,
तो इतने लोगों को जो समय लगा है वो कितना समय लगा वोट देने में, वो भी बताइए। वही सवाल था कि साथ में हरियाणा का चुनाव हो रहा था, यहाँ 7.83 का टेम्पर्ड हो रहा है, वहां सिर्फ 2% का क्या नाम इंक्रीजमेंट हो रहा है। के सारे तो ये सवाल वही सबसे बड़ी बात सेम वही सवाल था कि ये जवाब कौन देगा। बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद पे बैठे नेता विपक्ष को नहीं जवाब दे पा रहा है, एक शासन कर रही है एक पार्टी चुनाव जवाब दे रही है, तो एक चिंता का विषय है कि ये भविष्य के लोकतंत्र के लिए फिर ये चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। तो ये एक सवाल नेता विपक्ष ने, कोई जरूरी नहीं है कि अभी 2 दिन पहले जो सवाल आया सम्मानीय राहुल गांधी जी के, 2 दिन पहले का नहीं, उन्होंने हाउस में भी इसको बहुत ही गंभीरता से सत्ता से और सदन में बैठे क्या नाम ने स्पीकर से सवाल किया था। उसके बाद 4 दिन बाद 7 फरवरी को उन्होंने ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था, मगर चूंकि ये सत्ता शासन में गलत तरीके से निर्वाचन किए हुए अधिकारी जिस तरह से गलत तरीके से इनका सिलेक्शन हो रहा है, ये घाघ बने हुए हैं किसी सवाल को जवाब देने के लिए। मामला अपना उत्तरदायी हाईकोर्ट में भी चल रहा है और हाईकोर्ट के जज ने भी कहा है कि जो वोटर है उनकी लिस्ट जारी करो, जो लोगों ने वोट दिया है उसके बारे में बताया जाए। उस पे भी अफाक भाई, उस पे भी एक चिंता है। हाँ। क्योंकि जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसको सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और शाम के वोटिंग का जो भी 5 बजे के बाद की वोटिंग है इसको प्रकाशित किया जाए, या इससे जो भी क्या नाम लोग आपत्ति लगा रहे हैं उनको शेयर किया जाए, तो क्या किया सरकार ने निर्वाचन संचालन नियम 1961 की धारा 93/1 को बदल दिया। ये पता चलता है ना कि यहाँ गोलमाल है। अगर सब कुछ सही था तो बताने में क्या दिक्कत थी। तो धारावी का प्रोजेक्ट भी तो इसी तरह दिया गया है, सारे नियमों को बदल कर ऐसे नियम लाए कि इसमें अडानी जी परफेक्ट हो जाए। हाँ, तो सरकार ही इसीलिए तो चाहिए थी। हाँ। और सरकार भी इतनी मजबूत चाहिए थी कि अलायंस भी उनके सामने घुटने टेके रहे। इसीलिए उसी बीजेपी को जहां 32% का स्कोरिंग हो रहा है, वही बीजेपी 89% स्कोर कर रही है, 149 में लड़कर 132 जीत रही है। तो ये समझ से परे है कि ये कैसे हो रहा है। तो सवाल ये पूछना, कोई क्या नाम, आप सवाल हम बार बार पूछेंगे जब तक हमें एक परफेक्ट उत्तर नहीं देती है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग कोई ये जरूरी नहीं है कि वो चुनाव आयोग आलम भाई हमें उत्तर ना दे। उसका दायित्व बनता है कि नेता विपक्ष को पूरी तरह से उत्तर देके संतुष्ट करे। आलम भाई, अगर क्या उद्धव साहब की सरकार होती तो क्या अडानी को प्रोजेक्ट मिल पाता? क्या ये सारे नियम बदल दिए जाते? क्या धारावीकरों को बाहर जाना पड़ता? क्या सॉल्ट पैंट की जगह ली जाती? क्या डंपिंग ग्राउंड की जगह ली जाती? क्या ये तमाम काम हो पाते? क्या देखो, ये चीजें तो कहीं से समझ में नहीं आ रही। 600 एकड़ डेवलपमेंट के लिए आप किसी बिल्डर को 1800 एकड़ अलॉट कर रहे हो। पहली बात तो लोगों की ये चीजें समझ में नहीं आ रही बात। और रही बात हमारे उद्धव साहब ठाकरे की, हमारी जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी और हम जनता को महाराष्ट्र में सभी जात, समुदाय और धर्म के लोगों को एक साथ लेके चल रहे थे। बहुत अच्छा काम हो रहा था। और आपको पता है बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के अगेंस्ट में होती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम आप बीच में ला रहे हैं। मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें और भी कई कम्युनिटीज आती है, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते हैं, और भी कम्युनिटी आती है। तो इनका टारगेट कहीं ना कहीं माइनॉरिटी होता है और माइनॉरिटी को इनडायरेक्टली टारगेट करना, धारावी पे ये माइनॉरिटी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते थे। इन्होंने एक डेवलपमेंट का मुद्दा लाया, इनडायरेक्टली यहाँ पे भी माइनॉरिटी टारगेट हो रही है। विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, क्योंकि विकास जो रह रहे उनका नहीं हो रहा है। अडानी आके यहाँ बिजनेस कर रहा है, वो यहाँ के लोगों को बाहर फेंक रहा है। तो धारावी डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? ये तो अडानी जो डेवलपमेंट हुआ, जो बीजेपी गवर्नमेंट को फंडिंग कर रहा है, जो एमएलए वगैरह को जो लोगों ने बताया, जैसे तोड़ के खरीदे गए, सारी जो बड़े लेवल पे सेटिंग हुई, हम लोगों को तो पता नहीं, वो सारी चीजें सुनने में आती है बातें। तो ये सारे फंडिंग इन्हीं के जरिए हो रहा है। और मैं एक चीज बोलूं, रही बात उद्धव साहब ठाकरे की, तो अगर उनकी सरकार आई तो उद्धव सरकार जो है डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। तो आप आवाज क्यों उठा रहे हो? हम आवाज उठा रहे हैं हर नुक्कड़ पे, जवाब दे रहे, हर नुक्कड़ पे, हर सभा में। हमारे प्रवक्ता संजय नाथ साहब का स्टेटमेंट सुन लीजिए आप, उन्होंने हर जगह जा रहा है। उन्होंने हमेशा राहुल गांधी साहब ने जो भी सवाल किया है उसकी पजीराई की उन्होंने, और उनके साथ कदम से कदम मिला के हमेशा खड़े रहे। और रही बात में, सुनिए, लेट मी कंप्लीट। महाराष्ट्र चुनाव से लेकर उद्धव साहब ठाकरे डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं। अगर उद्धव साहब ठाकरे होते तो हम डेवलप करते, लेकिन हम धारावी करों के लिए डेवलपमेंट करते, उनके बेटरमेंट के लिए काम करते। हम अडानी या बिल्डर के लिए काम नहीं करते। हमारी सरकार महाविकास आघाड़ी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो किसी एक पक्ष के हाथ में सारी ताकत दे देना और मनमानी करना, जैसे यहाँ बता रहे संविधान को ताक पे रख के राज करना, एक हुक्मरानी ताकत, ये सारी चीजें हम नहीं होने देते। अगर हमारी महाविकास आघाड़ी
फिर आती है फ्यूचर में तो धारावी का विकास होगा और हर धारावी कर का भी विकास होगा उसमें। जावेद भाई, आलम भाई ने कभी बात उठाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा है कि हमेशा राजनीति का खेल रहा है। आज हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है हर झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चला दे रही है। लोगों से उनके पेपर भी नहीं मांग रहे, उनसे पूछ भी नहीं रही, उनके घर बर्बाद कर दे रही है। दिल्ली हमारे सामने कल का वाकया है कि किस तरह से उन्होंने हिंदू व मुस्लिम सारों के घर गिरा दिए, लेकिन ये धारावी में बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं। इनका मकसद तो है धारावी में बुलडोजर चलाना, लेकिन ये चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ ये मिनी इंडिया है। हर प्रकार के, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर देश के लोग यहाँ पर आकर बसते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर महसूस हो रहा है। तो इन्होंने नया खेल निकाला है कि धारावी के विकास के नाम पर धारावी जो अरब डॉलर दे रही है वो सब बर्बाद हो जाए, वो सब खत्म हो जाए। छोटे उद्योग से लेकर सारे बड़े उद्योग खत्म हो जाए, तमाम इंडस्ट्रियों को बर्बाद कर दिया जाए। यही क्या उनका मकसद है, या सारी जमीन उठाकर बीकेसी से मिलाकर अडानी का उद्योग करना है, अडानी का उद्योग बढ़ाना है, अडानी का विकास करना है? क्या यही वजह है क्या? देखिए, वो एक पिक्चर आई थी, लौ के लिए कुछ भी करेगा। तो यहाँ पर अभी एक नई पिक्चर बनना चाहिए और ये बन रही है, शूटिंग चालू है कि अडानी के लिए कुछ भी करेगी। सरकार अडानी के लिए कुछ भी करेगी। बिल्कुल। आप देखिए, अभी जो यहाँ बातें हुई, महाराष्ट्र की सरकार बदल दी गई, बीएमसी का इलेक्शन नहीं हो रहा है, सीईओ कह रहा है कि धारावी के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। और आफाक भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि जो इन्होंने जीआर बनाया है, 4 अक्टूबर 2024 का, अगर वो जीआर आप पढ़ो तो वो जीआर ऐसा नहीं लगता है कि किसी लोकतांत्रिक देश का जीआर है। वो लगता है जैसे किसी डिक्टेटर ने किसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में बनाया है, हुकुमशाही। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जो इसकी मुखालिफत करेगा उसको इस प्रोजेक्ट में जो है लिया नहीं जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अडानी के डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या खेल खेला जा रहा है। आप जो कह रहे हैं दिल्ली की बात, तो देखिए असल चीज क्या है कि जो एक कारपोरेट जहनियत काम कर रही है। कारपोरेट का मकसद क्या है? कारपोरेट का मकसद क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं, इन सब लोगों को खत्म करना। आप जो है ये धारावी के खाली उद्योग की बात मत कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट लॉ बनाया गया है और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट लॉ को लागू करने का भी सर्वे चालू है साइड बाय साइड। अच्छा। और अगर वो लॉ लागू हो जाता है तो जितनी जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक है, ये सारी क्लिनिक बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे, क्योंकि उनके जो टर्म एंड कंडीशन है, उन टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अगर मैं जनरल प्रैक्टिशनर होके क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट लॉ अपनाता हूँ तो एक पेशेंट मेरी क्लिनिक में घुसेगा तो कम से कम उसको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीब लोग 1000 रुपया पे नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसे लोग जब उनको सर्व कर रहे हैं, हमको हमारी क्लिनिक को बंद करा दिया जाएगा और कारपोरेट क्लिनिक्स आएंगी जो उनके लॉ को फुलफिल करेंगी। उसी तरह से ये छोटे जब उद्योग बंद हो जाएंगे तो लोग बेरोजगार होंगे। जब ये लोग बेरोजगार होंगे तो बड़े बड़े कारपोरेट को सस्ते मजदूर मिलेंगे। यही सेम चीज आजादी के मोमेंट में गांधी जी ने भी जब देखा कि अंग्रेज भी यही काम कर रहे हैं कि हमारा घरेलू रोजगार को तबाह कर दिया जा रहा है ताकि ये लोग घरों से बाहर निकले और अंग्रेजों से नौकरी मांगे, तो गांधी जी ने कहा था कि मतलब देश की चीजें स्वदेशी अपनाओ। सेम उसी स्क्रिप्ट के ऊपर ये फिल्म चल रही है और हम लोग ये बड़ी छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री जी जीते हैं तो जीतने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया, तो लोग क्या समझ रहे थे कि पूरी दुनिया में बिजनेस लेने के लिए या लोगों से ताल्लुकात अच्छे करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र ये था कि वो अडानी के जैसे मेडिकल का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो वो एक्चुअल में अडानी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो बांग्लादेश गए, बिन बुलाए पाकिस्तान गए। वो कौन सी एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री में जाके वहाँ अडानी को पावर, आज पाकिस्तान को पावर जो है ना इंडिया से, जब कोई बात होती है पाकिस्तान का ये बंद कर दो वो बंद कर दो, अडानी जो पावर सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, सोलर पावर, उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? तो पता ये चल रहा है
कि ये देशवासी अलग है और इनका बिजनेस अलग है। आप जो एक पूछ रहे थे ना आलम साहब से हाँ। कि जो है फडणवीस जी क्यों जवाब दे रहे हैं, एक्चुअल में कंपनी का मालिक कोई और है, ये सब कंपनी में काम करने वाले लोग हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला सवाल इसी बात पर आलम जी आपसे ही मैं कर जी। लेता हूं ताकि वक्त ज्यादा हो रहा है, हम लोग जी, खत्म बिल्कुल, करना चाहते हैं। हाँ, एक बिल्कुल। से दो सवाल लेकर खत्म करना है। तो सवाल यही है कि सवाल इसी से होता है, जवाब फडणवीस जी क्यों देते हैं, इतने तिमिला क्यों जाते हैं? अगर आपको जवाब ही देना है तो उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बता देते कि इतने वोटर आए कहां से, कौन लोग हैं, क्यों है, और ये सारे के सारे बीजेपी को ही क्यों वोट दे रहे हैं? ये देखिए आफाक भाई, ये करप्ट सरकार है, इनके लिए कोई नया नहीं है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया और फडणवीस साहब जवाब दे रहे। इनके वित्त मंत्री से पूछा जाता है तो रेल मंत्री जवाब देता है, रेल मंत्री से कोई सवाल किया जाता है तो डिफेंस मिनिस्टर जवाब डिफेंस मंत्री, और जवाब नहीं होता तो आईटी सेल कूद जाते हैं। आईटी सेल कूद जाता है, एनआईए कूद जाता है। तो इनके पॉलिसी, इनके जिसका जो सेक्शन है, आप उससे सवाल करोगे वो जवाब नहीं देगा, जवाब देने कोई और ही आ जाता है। क्योंकि इनके पास जो इनके मंत्री वो है, वो क्या काम करें उनको खुद को पता नहीं होता, क्योंकि उनको ऑर्डर ऊपर से आता है। और वो जब सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके टेबल पे नोटिफिकेशन आ चुका रहता है कि आज क्या क्या काम करना है, उनको कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो ये आपके लिए मतलब ये हमारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसका साथ गोदी मीडिया भी दे रही है क्या? डेफिनेटली पूरी पूरा- सर, पूरा- पूरा। सर गोदी मीडिया की वजह से ही तो इनका प्रचार हो रहा है। आज ये- पूरे पूरे हिंदुस्तान में हाँ। मास्टर प्लान को लेके जो अडानी का प्रचार चल रहा है, पूरा उल्टा प्रचार चल रहा है, धारावी को पता ही नहीं, Definitely. और वहां ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हमारा पूरे मीडिया, बाग फूल खिल गए हैं इस धारावी वक्त में। हमारा मीडिया 150 के नीचे रैंकिंग पे है और सब अपने आप को नंबर 1 कहलाते हैं। तो आप इनसे समझ सकते हैं इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ क्या होगा, जिनका वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग 150 के नीचे है और वो हर कोई अपने आप को नंबर 1 बताता है। अभी हमारा वो अंजना एक बहुत बड़ी हमारे इंडिया की रिपोर्टर है, आज तक को रिपोर्टर कहेंगे आप उनको? हाँ, अब क्या बोले उनको, जो काम कर रही है वो रिपोर्टर जैसे ही काम कर रही है। उन्होंने एक बच्चा उनसे सवाल कर रहा था इसी नहीं, में के, लोग तो उनको प्रवक्ता कह रहे हैं। प्रवक्ता तो मतलब बैक स्टेज से है, अच्छा। ऑफिशियली वो रिपोर्टर है, जी। जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने अभी एक डिबेट था, किसी में एक बच्चा उनसे सवाल कर रहा था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मीडिया की फजीयत हुई है, तो उन्होंने वहां से माइक हटा लिया। तो मतलब इनके पास कैसा, हम जो बोलेंगे सुन लो। आखिरी सवाल तीनों से मेरा एक ही सवाल, जी। बारी बारी आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं कि जिस तरह से अडानी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है और अब मास्टर प्लान बन गया है और अब पूरी तरीके से धारावी की जमीन को हथियाने का पूरा कार्यक्रम बन चुका है, अब धारावी बचाओ आंदोलन क्या कर लेगी, कांग्रेस पक्ष क्या करेगी और शिवसेना पक्ष क्या करेगी? तीनों से मेरा सवाल। शिवसेना देखो, हम धारावी बचाओ आंदोलन के लिए धारावी के लोगों के साथ है और हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये लीगली ये ऑन लेवल पे जो भी ऑन पेपर जो भी कर ले रहे हैं इनको करने दीजिए, बट हम सब साथ हैं और हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और धारावी वालों को उनको हक दिला के रहेंगे। और इसमें सिर्फ सेना पार्टी नहीं है, इसमें महाविकास आघाड़ी के सारे अलायंस शामिल है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, धारावी के लिए लड़ेंगे। धारावी किसी पार्टी की बपौती नहीं है, ये एक बोलते ना हिंदू मिनी इंडिया है। धारावी करो। यहाँ पे सारे समाज, सारे जाति, सारे धर्म के लोग हैं और हम सब मिलके इस कॉर्पोरेट सेक्टर को हराएंगे और हम इसके लिए आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा। हाँ, जिस तरह से बताया मैं आपको, हमको सिर्फ उन 12,000 बूथों का सीसीटीवी फुटेज, वोटर लिस्ट चाहिए, जिन पर रात को शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक बीच में 7.83% जो 71 लाख वोट कैसे बढ़ गया उसका हिसाब चाहिए और उसका हिसाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है, अगर चुनाव आयोग नहीं देता है तो 100% ये एक मैनेजमेंट वाला चुनाव था जो ये सरकार चल रही है, ये अवैध सरकार चल रही है। सरकार में या विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी से या ईसी से जवाब ले सके, क्योंकि वो कोई ना कोई गेम खेलेंगे, किसी ना किसी तरह से आप पर कोई आरोप लगाएंगे और जेल भेजेंगे। अच्छा, तो एक बात आप बताइए, विपक्ष में रहते हुए हम सवाल ना करें तो किससे क्या करें? हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हम वो सवाल पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, सरकारी संवैधानिक संस्थाओं से पूछेंगे। आपका और एक सवाल था कि धारावी के लिए कि आगे कांग्रेस का क्या रोल है? हाँ, धारावी के लिए कांग्रेस का रोल स्पष्ट है। अभी आप देखे होंगे 1.5 महीना पहले हमारे नेता, हमारे सर्वसरी नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था। इसके पहले भी धारावी से रिलेटेड उन्होंने लोकसभा, विधानसभा और पीसी में भी वो धारावी का नाम लेकर बाकायदा धारावी के मुद्दों को उठाते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है सम्माननीय वर्षाताई गायकवाड़ जी से, कभी भी धारावी को लेकर कोई जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं, यहाँ से छोटे आंदोलन के लिए मैं हाजिर हूं और यहाँ की जो भी आवाज होगी, यहाँ से रोड संसद से लेकर सड़क तक उठाने के लिए कांग्रेस हमेशा धारावी करो के साथ है। जावेद सर, आपकी क्या राय है कि धारावी बचाओ आंदोलन अब क्या कर लेगी? क्यों? मास्टर प्लान बन चुका है, आप लोग
2021 से लेकर उससे पहले से लेकर आंदोलन करते चले आ रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा जबकि मास्टर प्लान बन चुका है, अब तो अडानी पूरे पावरफुल में आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि धारावीकर इस विकास से खुश हैं, अडानी से खुश हैं, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था और सबसे ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए थे। जहाँ तक मोर्चे की बात है तो उस मोर्चे की जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी मैं वहाँ पर मौजूद था। मैं भी मौजूद था। हाँ, मैंने भी इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया था। तो हमने उन बच्चे जो आए थे, लेडीज थी, बच्चे थे कॉलेज के, 3 बसें आई थी। हाँ, तो उनसे हमने पूछा था तो पता चला कि कोई जो है दादर से आया है, कोई वो डाला से आया है। झोपड़पट्टियों से बच्चों को उठा के 200-200 रुपए देकर लाए गए थे। खैर, ये जो दिखाने के जो तरीके हैं प्रोपेगेंडा, एक्चुअल में पूरी सरकार प्रोपेगेंडे पे चल रही है। बिल्कुल। इनका जो इवेंट मैनेजमेंट है ना, वो बहुत प्यारा है, उसको तो मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। अच्छा, एक्चुअल में उनका और पूरी सरकार इवेंट मैनेजमेंट पे ही चलती है। खैर, अब रही बात लेकिन उसको इवेंट को सबसे बेहतरीन दुनिया तक लाने के लिए गोदी मीडिया का हाथ सबसे ज्यादा होता है, वो उसका सबसे मजबूत हिस्सा है। देखिए कैसा होता है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई भोंपू तो चाहिए रहता है ना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो है वो भोंपू जो है हमारे यहाँ उनको मैनेज किया। आज वो भोंपू जो है वो बोलते हैं, देखा आपने अभी जो वॉर हुई थी उसमें कैसी देश की फजीयत, देश एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ रहा था, उस सम्मानजनक लड़ाई में इन मीडिया वालों ने हमारी देश की फजीयत करवा दी मीडिया के नाम पे। तो खैर वो बात छोड़िए, मैं धारावी पर आता हूँ। देखिए, मैं धारावी आपके माध्यम से धारावी के लोगों को जिस तरह हम लोग समझाते हुए आए हैं, मैं वापस समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए आज बात खुलकर सामने आ गई कि जब हम लोगों से कहते थे कि ये जो वादे कर रहे हैं ये पूरा नहीं करेंगे और आपके ऊपर जबरदस्ती होगी, आज वो सीओ ने ये कहकर कि हमको धारावी के लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिग्नल दे दिया है आपको कि आपकी कोई वैल्यू उनकी नजर में नहीं है। वो जो सिग्नल तो छोड़ दीजिए, अभी सर्वे की बात है, गणेश नगर की जो लोग हैं वहां के लोगों को 500 से ज्यादा लोगों को अपात्र कर दिया गया है और साफ कहा गया है कि आप बाहर जाएंगे धारावी से। हाँ, तो जो धारावी की बात है, लोगों को हम यही समझाते आ रहे हैं कि जो आपको लॉलीपॉप दी जा रही है ना पात्र और अपात्र की, तो जाहिर सी बात है जब एक बिजनेसमैन धारावी में बिजनेस करने आया है, एक आदमी का अपात्र होना मतलब 1 करोड़ का फायदा। बिल्कुल। तो जितने लोग अपात्र होंगे उतने करोड़ का उनको फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है वो वही काम करेंगे जिसमें उनका फायदा हो। और आपको जब बायोमेट्री ली जाती है, बायोमेट्री के पीछे ये लिखा जाता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट की शर्तें हमको मंजूर है, लेकिन वो शर्तें आपको पता ही नहीं है। आज भी लोगों को ये मालूम नहीं है कि सन 2000 के लोगों को जो पात्र करने की बात कही जा रही है, उस पात्र करने की क्राइटेरिया और शर्तें क्या है। अगर वो शर्तें आफाक भाई लोग जानते तो यकीन मानो 25 साल हो गए सन 2000 को, 25 साल में पूरी 2 जनरेशन चेंज हो जाती है, जवान होके बूढ़ी होके मर जाती है, तो वो लोगों का पात्र होना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि अपात्र वालों को हम लोग बाहर देंगे, और एक प्रोपेगेंडा पढ़े लिखे लोग भी करते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी निधि से जो है उनको पैसे में दिया जाएगा घर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब्सिडी वाली बात है, आवास योजना, आवास योजना में जो घर नहीं मिलने वाला, सुनिए, जो सब्सिडी है उसकी अमाउंट सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, और घर की कीमत कितनी होगी इन्होंने बताया नहीं। जो लोग भी अपात्र होंगे या जिनको माले के बदले रूम दिया जाएगा, उनको धारावी के बाहर पैसे में दिया जाएगा, किराए पर और दिया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, किराए का वर्ड इसलिए यूज किया है कि उनको मालूम है कि धारावी में कोई खरीद नहीं पाएगा, और खरीदने की जो कीमत है वो किसी को बताई नहीं जा रही है कि कितने में घर मिलेगा। जैसे मेरा घर अपात्र है, मुझे कहा गया कि ठीक है अपात्र है, आपको देवनार में फ्लैट मिलेगा, लेकिन मुझे देवनार में जब फ्लैट दिया जाएगा तो मुझे या तो उस फ्लैट की कीमत भरनी होगी, और फ्लैट की कीमत क्या होगी, जमीन की कीमत, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस 30% प्रॉफिट प्लस अदर चार्जेस। और अगर मैं उतना पैसा ना भर पाऊं, अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए
तो मुझे तो लगता है 70-80 लाख रुपए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता ऐसा है। बड़े मुझे एक आराम अनुमान लगता है। बड़े आराम तो से। एक गरीब आदमी कैसे ही अदा कर पाएगा? सुनिए ना, उसके बाद अगर मैं कहूंगा कि मैं नहीं अदा कर पा रहा हूँ तो कहेंगे आप किराए पे ले लो। तो किराए पे जहां पर हमारे यहाँ माले पे लोग 5-6 हजार रुपया किराए को भी ठीक से नहीं दे पाते हैं, ये महीने का किराया अगले महीने ले लो, अगले महीने ले लो, उसकी शर्तों में लिखा हुआ है कि किराए के मकान, जो मकान की फ्लैट की कीमत होगी उसका 0.261%, अगर मान लीजिए उसकी कीमत मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए अगर किसी फ्लैट की कीमत हो तो उसका 0.261% होता है 26,100 रुपए, और वो भी हर साल 5% बढ़ेगा। दूसरी उसकी शर्त यह है कि आपको वो किराए के मकान 11 महीने की लीज पर दिया जाएगा। 11 महीना पूरा होने के बाद फिर अगले 11 महीने, और भाड़े की शर्त यह है कि एडवांस में उनके बताए हुए खाते में, बैंक में खाता खोलना पड़ेगा, एडवांस में किराया भरना पड़ेगा, और वो किराया एडवांस में 7 दिन में कट जाएगा। अगर वो, जैसा हम लोग नहीं पहले मोबाइल का रिचार्ज कराते, बड़ा आसान और- समझ रहा धारावी कर, सुनिए, लेकिन ये शर्तें जब उस पर लागू होंगी हाँ, तब पता चलेगा उसे शर्तें, कि पेपर देना, सर्वे करवाना कितना फायदेमंद और कितना नुकसान हाँ, हुआ है उससे। और अगर हम लोग 7 तो दिन मना में, ही करते आए हमेशा। चौधरी साहब 7 दिन में अगर वो भाड़ा आप एडवांस में नहीं भर पाए तो आपको एक नोटिस आएगा, और वो नोटिस वैलिड होगा 15 दिन के लिए। 15 दिन में अगर आपने भाड़ा नहीं भरा तो आप हमेशा हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा और भी बहुत सारी शर्तें हैं, जो समय का कमी है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग 4 अक्टूबर 2024 का जीआर अगर पढ़ ले तो उनको दौड़ा के भी अगर घर दिया जाएगा तो भाग जाएंगे, घर नहीं लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही। धारावी कर से गुजारिश है कि धारावी कर जिन्होंने सर्वे नहीं किया है वो भी, और जिन्होंने सर्वे करवा लिया है वो भी अब तमाम नियमों को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि बीजेपी की नियति है और वो हमेशा पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है कि वो झुग्गी बस्तियों को हमेशा बर्बाद किया है, और कहीं और ना जाए। आप अगर देखना चाहते हो तो अयोध्या देख ले, राम जी की नगरी को देख लीजिए, जहां पर छोटे छोटे उद्योग थे, छोटी छोटी दुकानें थी, मकान थे, सारे ध्वस्त कर दिए गए, सबको बेघर कर दिया गया, सबको वहां से निकाल दिया गया, किसी को भी घर नहीं दिया गया, न मकान दिया गया, न दुकान दी गई है। वहां अगर जगह दी गई है, वहां अगर कोई मकान किसी ने बनाया है, वो जमीन किसी को दी गई है तो वो दी गई है अडानी जी को दी गई है, वो रामदेव जी को दी गई है, वो अंबानी जी को दी गई है, लेकिन उन गरीबों को नहीं दिया गया। आज भी वो रो रहे हैं, और वही नीति ये पूरे हिंदुस्तान में है। धारावी में भी यही होने वाला है कि गरीबों को उनका घर नहीं मिलने वाला है। ये सारा खेल, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा जो भी महाराष्ट्र में गेम खेला गया है, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी को लेकर हो, चाहे उद्धव साहब को लेकर हो, चाहे सरकार को लेकर हो, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ जमीन हथियाने के लिए, धारावी की जमीन को हथियाने के लिए खेल खेला गया है। और ये खेल बदस्तूर चालू है और चलता रहेगा जब तक धारावी कर जमीन पर नहीं उतरेंगे, जब तक वो रोड और सड़कों पर नहीं उतरेंगे, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और एक बात अगले इंटरव्यू में मैं लेने वाला हूं, ये बात जो होगी वो ये होगी कि जिन लोगों ने 2000 के पहले का घर भाड़े खरीदा है, एग्रीमेंट बनाया है, क्या उनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए क्या शर्तें होंगी, उनके लिए क्या नियम होंगे, इन तमाम चीजों पर मैं अगला डिबेट लेने वाला हूं, अगली बातें करने वाली। लेकिन तब तक, और आपके घरों को लेकर है तो आप सबको उसमें शामिल होना है और दिखाना है कि धारावी कर अभी भी जाग रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।